लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 वर्षों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आज भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। कार्यक्रम के तहत भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद शाम 6:30 पर वो गाला डिनर का आयोजन होगा। डॉक्टर एस जयशंकर इस दौरान क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में आसियान देशों के 11 सदस्य देशों के साथ साथ 8 प्रमुख साझेदार देशों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल आसियान शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से उसे संबोधित किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कुआलालंपुर में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और वैश्विक चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। ये उच्च स्तरीय बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं चल रही हैं। इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। बातचीत में आपसी सहयोग बढ़ाने, वैश्विक स्थिरता और व्यापारिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने पत्रकारों से अलग बातचीत में स्पष्ट किया था कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्ते भारत की कीमत पर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत हैं और दोनों देश इन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इच्छुक हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन के बेल्जियम यात्रा पर ब्रुसेल्स पहुंचेंगे। पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। ये यात्रा भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर जारी वार्ता के महत्वपूर्ण चरण में हो रही है। दोनों पक्ष व्यापक, संतुलित और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रयासों को तेज करने में जुटे हुए हैं। इस समझौते के लिए इस महीने के शुरू में 14वें दौर की वार्ता हुई थी। पीयूष गोयल की इस यात्रा का उद्देश्य वार्ता को रणनीतिक दिशा और राजनीतिक गति प्रदान करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के बाजार पहुंच, गैर शुल्क उपाय और नियामक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होने की संभावना है। यात्रा के दौरान अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और अधिक समन्वय की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान भी की जाएगी। ब्रुसेल्स में पीयूष गोयल यूरोपीय व्यापार आयुक्त सेफकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद रात्रि भोज में दोनों नेताओं द्वारा भारत यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि किए जाने की भी संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशेल्स के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज उपराष्ट्रपति सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी और उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा होगी। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशेल्स के नए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी को भारत की ओर से शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई के मझगांव डॉक पर लाभार्थियों को अत्याधुनिक डीप सी फिशिंग वैसल्स वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम सहकारिता आधारित डीप सी फिशिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल को प्रदर्शित करेगा। इन नौकाओं का वितरण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जा रहा है।
प्रत्येक नौका की लागत लगभग 1.2 करोड़ है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारत सरकार के मत्स्य विभाग का वित्तीय सहयोग शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। ये कार्यक्रम भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई नौकाएं मछुआरों को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज में संसाधनों के दोहन की सुविधा देंगी, जिससे विशेषकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली मछलियों की पकड़ बढ़ेगी और भारत के समुद्री निर्यात को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही अमित शाह इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं जनसुराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के विवादित बयान पर उन्हें घेरा है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जनता और मतदाता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुमलेबाजी में नहीं पड़ने वाले हैं। दिलीप जायसवाल ने एनडीए की जीत का दावा भी किया। ये लोग जुमलेबाज, और अब जो है कांग्रेस, राजद, जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा 1 सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। जनता और मतदाता अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के जुमलेबाजी में पड़ने वाला नहीं है, और मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके नतीजों के प्रसारण पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल कराने या उनके नतीजे प्रसारित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम 1951 की धारा 126A के अंतर्गत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों पर एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रचार करने पर ये रोक लगाई है। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर एसआईआर के मुद्दे पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी एसआईआर के खिलाफ जनता को भड़काने और अफवाह फैलाने का काम कर रही है। एसआईआर के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर। जमीयत उलेमा उल हिंद के अध्यक्ष बंगाल में और टीएमसी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने फिर से एक बार एसआईआर के मुद्दे पर भड़काया है। कहा है कि एसआईआर होगा तो गर्दनें काटी जाएंगी। मतलब सोचिए, पहले इन्होंने वक्फ पे भड़काया, दंगे हुए बंगाल में, सीए के नाम पर भड़काया, उसमें भी दंगे हुए, और अब एसआईआर के नाम पर भड़काया जा रहा है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। एसआईआर के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या निकला? कोई स्टे नहीं हुआ। उसमें कहा गया कि आप बहुत पैशन दिखाते पर कोई रीजन नहीं देते। फर्जी एफिडेविट डाले गए। जो 45 लाख नाम डिलीट हुए एसआईआर से,
उसके खिलाफ 10 अपील भी फाइल नहीं कर पाए। पर किस प्रकार से हिंसा भड़काने की बात की जा रही है, और वो भी मंत्रियों के द्वारा, ये दिखाता है इनके लिए वोट नीति, राष्ट्र नीति और देश नीति के ऊपर है। केवल वोट बैंक के ऊपर कुछ नहीं है, और वोट बैंक संविधान के ऊपर है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात मोंथा के कल तट से टकराने की संभावना है। ये चक्रवात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी, कोनसीमा, एलुरु और वेस्ट गोदावरी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चक्रवाती तूफान मोंथा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व भाग में सक्रिय है। ये पिछले 6 घंटों में लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा है। इसका केंद्र चेन्नई से लगभग 560 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व और काकीनाडा से 620 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगले 12 घंटों में इसके और तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है, जिसकी हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इस बीच अरब सागर में बना दबाव क्षेत्र उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में इसके भी तेज होने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज व्रत रखने वाले लोग भगवान भास्कर को डूबते वक्त अर्घ्य देंगे और उनकी आराधना करेंगे। लोग अर्घ्य के साथ ही अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी करेंगे। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और देश भर के छठ घाटों की छटा देखते ही बनती है। भगवान सूर्य की आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कठोर तप और सदियों की आस्था समेटे हुए छठ पर्व पर व्रती महिलाएं अपने परिवारों के साथ आज छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगी। छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि डूबते समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ होते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। ढलता हुआ सूर्य व्यक्ति के जीवन में मेहनत और तपस्या के फल प्राप्ति के समय को दर्शाता है। मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संतुलन और शक्ति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में सीता ने गंगा तट पर छठ पूजा की थी और महाभारत काल में द्रौपदी के भी गढ़मुक्तेश्वर में छठ पूजा करने की पौराणिक कथा लोकप्रिय है। छठ पूजा को हठ योग से भी जोड़ा जाता है, जब महिलाएं बिना कुछ खाए पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करती हैं। माना जाता है कि बिना भोजन किए लगातार पानी में खड़े रहने से अशुद्ध जीवाणु भी खत्म हो जाते हैं। ये भी मान्यता है कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से चर्म रोग नहीं होते, जबकि इससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। इस पूजा का बहुत बड़ा अपना महत्व है। ये सूर्य भगवान ही एक ऐसे भगवान है जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं। तो बस यही है, सब भगवान का हम लोग कोई रूप नहीं है, लेकिन इनको हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये महत्व है इस पूजा का, जिनको हम लोग 4 दिनों से बहुत नियम कानून से सब चीजों का पूजा पाठ इसमें किया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन चक्र से भी जोड़ा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी अस्त होता है वो दोबारा उदय भी होता है।
डूबते सूर्य को अर्घ्य देना कठिन समय के बाद अच्छे दिन के आने की उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। वैदिक कालखंड में भी सूर्य की उपासना ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की जाती थी और छठ महापर्व भी इसी प्राचीन प्रथा का हिस्सा है। छठ पूजा का महत्व है कि ये स्वास्थ्य के लिए करते हैं। हमारी जो पुरानी परंपरा है वह स्वास्थ्य पर ही बना हुआ है। आज हम लोग उसी का पुनरावृत्ति करते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। सूर्य भगवान जो है जो सदा हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक छठ घाटों को केले के पत्तों और बांस से सजाया गया है। 36 घंटे का कठिन व्रत रख रही महिलाएं बच्चों के साथ घाटों पर भगवान भास्कर की उपासना करेंगी। अपने इष्ट देव सूर्य से संतान सुख, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करेंगी। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा हर परिस्थिति को स्वीकार कर ईश्वर का आभार व्यक्त करने की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आपको याद होगा कि बीते 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय की एक जनसभा में छठव्रती महिलाओं से मुलाकात की थी और मंच पर बुलाकर उन्हें पूजा में प्रयोग होने वाले सूप को प्रदान किया था। हमारे संवाददाता ने इन्हीं छठव्रती महिलाओं से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमें कैसे छोड़बै भैया छठिया बाबतिया की हुनकारा देले छथिन भैया भतीजावा। छठ पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री बेगूसराय आए थे और उन्होंने छठ व्रतियों को सूप भेंट किया। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मंच पर इन महिलाओं को बुलाकर उन्हें ये सूप भेंट किया गया। प्रधानमंत्री जी आए मंच पर, जब आप लोगों को बुलाया गया, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी का बात हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगी? हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, जो हम लोग को छठ पर्व में ये हमको अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी से आपको सूप मिला, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ और ये कामना करती हूँ छठी मैया से कि वो विजय रहें और इस बार भी NDA सरकार बनी रहे। आप प्रधानमंत्री के लिए और छठ माँ के लिए कुछ गीत गुनगुनाएंगी? छठ बरतिया से झांके झूके, छठ बरतिया से झांके झूके। ये जो सूप है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जीविका दीदियों को समर्पित किया। जो चीज़ें हमारे घर में इस्तेमाल की जाती हैं उन चीज़ों का ही छठ पूजा में व्यापक महत्व है। कोई भी बाजार से लाकर किसी चीज़ को सूप पर नहीं चढ़ाया जाता है। बेगूसराय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जीविका दीदियों को बुलाकर उन्हें छठ पूजा का सूप भेंट किया गया तो इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बेगूसराय से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। छठी मैया की जय, छठी मैया के जयकारे के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिया कल एक साथ देश के 2 बड़े महानगरों दिल्ली और हैदराबाद से जुड़ गया है। छठ के मौके पर एक साथ डबल तोहफा। सीमांचल जहां साउथ से कनेक्ट हो गया, वहीं अब दिल्ली भी दूर नहीं बल्कि करीब हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 26 अक्टूबर का दिन हमेशा के लिए यादगार रहेगा। दिल्ली से 10:50 पर रवाना हुई इंडिगो की एयरबस 12:50 पर पूर्णिया पहुंची और फिर यहां से 1:50 में यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी तरह हैदराबाद से इंडिगो की एयरबस यहां दोपहर 2:25 में पहुंची और इसके बाद 3:25 पर यहां से हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। सीमांचल और कोसी के लोगों को तो मानो वर्षों पुराना सपना साकार हो उठा हो। अब पूर्णिया देश के 4 बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद से जुड़ गया है। और यही नहीं, अब तक यहां से ATR एयरक्राफ्ट ही उड़ रही है, मगर अब यहां से एयरबस उड़ान भरने लगी है, वो भी एक नहीं 2-2। ATR 76 सीट होती थी जबकि एयरबस 186 सीट होगी। इसके साथ ही पर्व त्योहार में लोगों के लिए घर आना अब और भी आसान हो गया है।
पूर्णिया में पहली एयरबस की लैंडिंग हुई है जो कि दिल्ली से पूर्णिया आई है। 12:50 का इसका अराइवल था। राइट टाइम आई है फ्लाइट और राइट टाइम जो है उसके बाद डिपार्चर भी हो गई है। पूरी 100% फुल थी, आने वाली भी और जाने वाली भी। और रही हैदराबाद की, हैदराबाद वाली फ़्लाइट भी उसमें 90% से ऊपर उसमें ट्रैफिक है जाने और आने का। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और यहाँ तक कि मैं भी दिल्ली से जो पूर्णिया की फ़्लाइट है मैं भी खुद ही उसी में आया हूँ। यात्री काफ़ी खुश हैं, उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है। और जिस मात्रा में आपकी टिकटें जो है जा रही हैं, आप देख रहे होंगे टिकट नहीं मिल रही थी पिछले 2-3 दिन से, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो उनमें उत्साह है। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, दिल्ली से पूर्णिया तक तो था नहीं, तो बागडोगरा आना पड़ता था पूर्णिया आने के लिए। काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का टाइम भी बचता है। इसके लिए मोदी सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये इनिशिएटिव था, उनके बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ हुई हमारे लिए। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, एज़ मुजफ्फरपुर के पास कोई एयरपोर्ट नहीं था, पटना या दरभंगा, और पूर्णिया से हो गया है तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है। और हमारी थल सेना अपने धर्मनिरपेक्षता के लिए जानी जाती है। जम्मू कश्मीर से ही हमारी संवाददाता नंदिता डागर की एक खास रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त जम्मू और कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में हैं, नियंत्रण रेखा के पास। यही वो जगह है जिसकी हिफाजत हमारी फौज के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपनी जान देकर की थी। 1947-48 की पाकिस्तान के साथ जंग में उन्होंने राजौरी के झांगर पर फिर से कब्जा किया था और नौशेरा की पाकिस्तानी फौजों से हिफाजत की थी। इसलिए हम हिंदुस्तानी उन्हें लायन ऑफ नौशेरा या नौशेरा का शेर बुलाते हैं। आज भी उनका मिशन हमारे फौजी LOC पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ रोककर और पाकिस्तानी आतंकवादियों का खात्मा कर जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज उनके पास उन्नत तकनीक भी है। ये इंडिया का सबसे छोटा ड्रोन है। ये नॉर्वे से खरीदा गया है और जो कि जैसे हम अम्बुश जाते हैं, पेट्रोलिंग जाते हैं, उससे पहले हम रास्ते को सैनिटाइज करते हैं, तो इसके द्वारा हम रास्ते को सैनिटाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो भी जवान हैं उनकी जान बच सके। ये इतना छोटा है कि जैसे आप दुश्मन इसको देख भी नहीं पाएगा और इसकी आवाज़ भी दुश्मन तक नहीं पहुँचेगी। क्या वजह है कि हमारे फौजी अपने मुल्क के लिए खतरों से खेलते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। इसमें भगवान या अल्लाह पर यकीन भी एक हिस्सा है। बटालियन हेडक्वार्टर्स के रियर बेस पर ये एक मंदिर परेड चल रही है जिसमें यहाँ के बटालियन के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। और क्योंकि ये एक गढ़वाल राइफल्स की बटालियन है इसलिए यहाँ पर जो रूलिंग डेटी हैं वो बद्री विशाल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी थल सेना या हमारी आर्मी सिर्फ एक ही धर्म को पालन करती है। हमारी जो आर्मी है वो सर्व धर्म संभाव में बिलीव करती है, यानी कि जिस तरह मंदिर परेड होती है उसी तरह मस्जिद परेड होती है और उसी तरह गुरुद्वारे की भी परेड होती है और चर्च परेड भी होती है। यहाँ जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे ही ईद भी, वैसे ही गुरु पूरब भी। यहाँ नौशेरा पे LOC पर इस बटालियन की फॉरवर्ड पोस्ट पर एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, बल्कि इसे आप पीर बाबा की दरगाह कहें या मंदिर कहें। ये एक ऐसा जीवित व्यक्ति था जिसने 1947 और 1948 में जब पाकिस्तान की फौज ने और उनके कबायलियों ने यहाँ पे हमला किया और कब्जा करने की कोशिश की, तो ये जो खोरी बाबा थे उन्होंने जनता को बचाया और पाकिस्तानी रेडर्स यानी पाकिस्तानी कबायलियों का जमकर मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया। और हमारी थल सेना जो यहाँ पर तैनात है उनका इतना गहरा विश्वास है खोरी बाबा पर कि सवेरे शाम यहाँ पर आरती की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उनका मानना है ऑपरेशन सिंदूर में भी इस पोस्ट की सुरक्षा खोरी बाबा ने ही की है। ये विश्वास है और विश्वास पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैमरा पर्सन धीमान के साथ नौशेरा LOC से मैं नंदिता डागर, TD न्यूज़ के लिए। रुक करते छत्तीसगढ़ का, यहाँ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ 21 माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला कैडर और 8 पुरुष कैडर शामिल हैं। ये सभी लोग आतंक को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों में से 18 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 AK-47 राइफल, 4 SLR समेत कई अन्य हथियार भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत कर रही है और मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव की पहल भी तेज की जा रही है। ये घटना नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह मलेशिया से जापान के लिए रवाना हुए। ट्रंप इंपीरियल पैलेस में जापान के सम्राट नारुहितो से मुलाकात करेंगे और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइची से बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जापान में तैनात अमेरिकी सैनिकों से भी मिलेंगे। ये यात्रा मलेशिया आसियान शिखर सम्मेलन के बाद हो रही है। मलेशिया में उन्होंने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ शुल्क पर बातचीत की। ट्रंप द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया से 900 अरब डॉलर के अमेरिकी निवेश पर चर्चा को आगे बढ़ाने की उम्मीद है और ये चर्चा अमेरिकी शुल्कों को 25% से घटाकर 15% करने से जुड़ी है। इसके बाद ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उनके साथ उनकी मुलाकात की कोई योजना नहीं है। और न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।